हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हम हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं जिसमें टॉपिक हमारा गुप्तकाल चला हुआ है। 45 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज हम जो स्टार्ट करेंगे 46 क्वेश्चन से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा जो हमने लास्ट टाइम किया था, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या कौन सा क्वेश्चन था लास्ट टाइम भाई? निम्नलिखित में से कौन निष्पुत्र पति, मतलब कोई पत्नी है और उसको कोई पुत्र भी नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है। मतलब जो उत्तराधिकारी है वो उस विधवा औरत को ही स्वीकार करना पड़ेगा, न कि उससे सारी जमीन जायदाद छीन ली जाएगी या उसे सती होने के लिए बोला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति के द्वारा कहा गया था। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा स्टेटमेंट दी गई है कि अगर किसी का पति मर जाता है, किसी पत्नी का, उसको पुत्र भी नहीं है, तो उसकी जो संपत्ति है वो छीनी नहीं जाएगी, एज इट इज उसकी पत्नी को दे दी जाएगी। तो ये राइट आंसर याज्ञवल्क्य है और ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ठीक है, तो आपको बस ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि स्टेटमेंट किस में कही गई, कहीं ना कहीं मतलब पत्नियों के लिए, औरत के लिए उदार भावना दिखाई गई है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विधवाओं की संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है? तो उदारता किसने की? अभी हमने पढ़ा है याज्ञवल्क्य ने। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने कहा है कि औरत को उसकी संपत्ति का अधिकार उसी को दे देना चाहिए, न कि उससे छीनना चाहिए। जबकि नारद ने कहा है कि राजा के द्वारा विधवा का पालन पोषण करना चाहिए। जो ये नारद है, इसने कहा कि राजा ने उसकी सारी संपत्ति ले लेनी चाहिए और उसका जो भी पालन पोषण है, जो भी उसकी चीजें उसको मतलब नीड है, जरूरत है, वो राजा के द्वारा पूरी की जानी चाहिए। तो ये इसके द्वारा कहा गया नारद के, मतलब नारद कहता है कि उसकी जो सेफ्टी है या उसके लिए कुछ खाना पीना है, कुछ भी है, तो वो उसकी दया पर आश्रित रहे। पर कहीं ना कहीं याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, राजा को जरूरत नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड रह सकती है अगर उसके पति की संपत्ति एज इट इज उसको दे दी जाए। नेक्स्ट है, वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकार, मतलब ये जो कुमारगुप्त का एक अभिलेख था, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, मंदसौर। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, मालवा दसपुर, मतलब जगह दसपुर। तो दसपुर में एक क्या आई थी, एक श्रेणी आगे बस गई थी। श्रेणी क्या होते हैं? व्यापारियों का एक पूरा संगठन, जिसको कहते हैं एक समिति जो है, उसको श्रेणी कहा जाता है। तो वो दसपुर में, लाट एक जगह है, लाट से दसपुर में आके बस गई थी। तो किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी, मतलब वो किस चीज का व्यापार किया करती थी? तो इसमें सीधा सीधा तो ये लिखा नहीं है कि रेशम के वस्त्रों का, बट इसमें पट वस्त्र लिखे हैं, तो पट वस्त्र आपको याद रखना है। ठीक है, पट वस्त्र। तो कुमारगुप्त का अभिलेख है मंदसौर। मंदसौर अभिलेख में बताया गया है कि सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था रेशम बुनकरों ने, और वही ये श्रेणी है जो लाट से दसपुर में आके बस गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ध्रुवाधिकर, एक वर्ड आपको दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है कि इसका क्या अभिप्राय है। तो ध्रुवाधिकरणिक, ध्रुवाधिकरणिक से क्या अभिप्राय है? हिंदू विवाह का एक धार्मिक अनुष्ठान, राजा, धान्य में राजा के अंश का संग्रहण करने वाला अधिकारी, ज्योतिषी, तारों से दिशा का ज्ञान करने वाला नाविक। तो ध्रुवाधिकरणी कौन है? तो ये बता रहे हैं कि जो ध्रुवाधिकरणी वो होता है जो राजा अधिकारी होते हैं। ये कौन से अधिकारी होते हैं? ये वो अधिकारी होते हैं जो राजस्व और टैक्स को पहले ही मतलब बता देते हैं कि ये जो इतना राजस्व टैक्स राजा का रहेगा, तो वो वाले ये अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? उसने कहा कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई एक रीजन से तो नहीं उसका पतन होता है। तो कह रहे हैं कि इन सारे रीजनों में से कौन सा ऐसा रीजन है जो नहीं था? तो हुन आक्रमण हुए थे, बिल्कुल हुन आक्रमण होने लगे थे, सकन गुप्त के काल में भी बहुत सारे आक्रमण हुए थे। तो हुन आक्रमण तो उसका राइट आंसर है। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, सामंतवाद थी, यहाँ भी बड़े बड़े सामंत थे इस काल में। तो एक तरह से क्या होने लगे थे, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने तरीके से शासन करने लगे थे। नेक्स्ट है, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। बहुत सारे गुप्त शासक थे, जो उत्तरवर्ती गुप्त शासक रहे हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अरब आक्रमण,
तो अरब तो आक्रमण अभी नहीं होगा ना, ये तो करीबन 400-300 की लाइन में चल रहा शासन है। पर जो अरब आक्रमण है वो तो कब होता है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। तो अरब आक्रमण अभी नहीं थे, तो ये कहीं ना कहीं पतन का कारण नहीं है। ठीक है, तो हुन भी आक्रमण भी हुआ था, सामंतवादी व्यवस्था भी हुई थी, बड़े बड़े सामंत हो गए थे। ठीक है, उनकी अपने तरीके से वो शासन करने लगे थे, अपने अपने एरियो में अपनी इच्छा मनमर्जी चलाने लगे थे। उसके बाद बौद्ध धर्म, बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया जाने लगा था। तो बौद्ध धर्म जब स्वीकार करेंगे तो आपको पता है कोई अच्छी मतलब सेना वैना नहीं रखेंगे, ना इतना ज्यादा वो करेंगे, मतलब युद्ध युद्ध वगैरह करेंगे तो ऑब्वियसली जो दूसरे शत्रु है वो उन पर हावी हो ही जाएंगे। तो ये जो राइट आंसर है इसका डी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्न, और नवरत्न में से आपसे पूछा गया है कि कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित है। फलित ज्योतिष से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित है। तो ये हमने कल नवरत्न किए थे, नवरत्न है इसके, इनमें से सारे ही नवरत्न है, वरुचि है, शंकु है, अक्षपणक है, अमर सिंह है। तो इनमें से आपको फलित ज्योतिष पूछा गया है। तो वरुचि क्या था भाई, वरुचि व्याकरणचार्य। ठीक है, जैसे हमने जो नवरत्न पढ़े थे उसमें जो आपने देखो नवरत्न पढ़े हैं हमने, उनमें से कौन कौन है आपका, कालिदास है, अमर सिंह है, धन्वंतरी है, वराहमिहिर है, वररुचि है, बेताल भट्ट है, क्षपणक है, शंकु है और घटकपर है। इसमें से आपसे एक तो पूछा गया वररुचि। वररुचि क्या है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। क्या थे, एक तो रहेगा आपका वररुचि। वररुचि क्या था आपका, व्याकरणचार्य। तो वै वाली साउंड से याद रखना, व्याकरणचार्य। तो वै वाली साउंड से इसको याद रखना, ये वै और ये वै। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा था वो था एक शंकु पूछा गया आपसे, शंकु। ये क्या था भाई, वास्तुकर, वास्तुकार। ठीक है, आर्किटेक्चर एक तरह से आप कह सकते हो। एक है अक्षपणक, अक्षपणक। ठीक है, ये क्या था, ये अक्षपणक क्या रहेगा, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये वो है, क्या है, फलित ज्योतिष, या पूरा लिखा सकता है रतन फलित ज्योतिष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक पूछा गया अमर सिंह, तो अमर सिंह क्या है, शब्द कोशागार, इसकी बुक का नाम है अमर कोश। और वैसे ही ये था शब्द, एक मिनट, शब्द कोशागार। ठीक है, तो ये अलग अलग इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह को याद रखना है, शब्द कोशागार मतलब एक तरह से बहुत सारे शब्द थे, डिक्शनरी थी इसके पास, मतलब बहुत ज्यादा वर्ड इसके पास थे, इस तरीके से याद करना अमर सिंह को। ठीक है, अक्षपणक एक फलित ज्योतिष था, और वररुचि एक व्याकरणचार्य था जिसके पास व्याकरण, जिसको व्याकरण की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, मतलब व्याकरण में रुचि थी। ठीक है, कहीं कहीं संस्कृत का विद्वान भी लिखा आता है इसके बारे में कि संस्कृत का विद्वान था ये। शंकु एक वास्तुकार था, एक आर्किटेक्चर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि शंकु के टाइप के ये घर बनाया करता था, कैसे भी याद कर सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया फलित ज्योतिष है, फलित ज्योतिष है तो ये रहेगा आपका अक्षपणक। नेक्स्ट चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, कुमार गुप्त प्रथम के। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देती हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है भाई ये। जो ये कुमार गुप्त है, कुमार गुप्त, ठीक है, अब इकट्ठे लिख सकते हैं कुमार गुप्त। ये इसका जो टाइमिंग था वो था 415 से 455 एडी का टाइमिंग था। इनके टाइमिंग भी हमें याद करने होते हैं। ठीक है, अब इसने किसकी स्थापना कराई थी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की, नालंदा में विश्वविद्यालय है तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसने कराई थी। उसके बाद इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस जो विश्वविद्यालय की खासियत क्या थी, यहाँ 10,000 बच्चे बैठकर पढ़ सकते थे। ठीक है, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे यहाँ, मतलब इतनी स्ट्रेंथ थी यहाँ पे, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे कौन सा चीज अनिवार्य थी, चिकित्सक शास्त्र की शिक्षा यहाँ अनिवार्य थी। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र की, चिकित्सक या चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी, शिक्षा अनिवार्य थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें 3 पुस्तकालय थे, 3 पुस्तकालय। आज तो भी राइटिंग कुछ ठीक आ रही है। 3 पुस्तकालय, पहला कौन सा था, रतन सागर, दूसरा कौन सा था, रत्नोदधि, ये भी पूछे जा सकते कौन कौन से पुस्तकालय थे, और तीसरा कौन सा था, रतन रजक। ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट है। तो ये हवाले काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। 10,000 बच्चों की स्ट्रेंथ यहाँ पे थी, पढ़ सकते थे। यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। 3 पुस्तकालय थे जिसमें रतन सागर, रत्नोदधि और रतन रंजक। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप जानती हो, समुद्रगुप्त के बारे में भी आप जानते हो। ये कुमारगुप्त बाद में लास्ट टाइम में आता है, इसके बारे में कोई खास बात नहीं पढ़नी होती हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो ये कौन रहेगा, कुमारगुप्त। उसके बाद फाहियान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो सीधा आप चंद्रगुप्त द्वितीय करोगे। क्या करोगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ही इसको ऑप्शन को करोगे। बताओ नहीं करोगे तो बताओ ना, बिल्कुल करेंगे जी। फाहियान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन किया। अब इस फाहियान की एक बात याद रख लेना, इसने कभी भी किसी के व्यक्तित्व का, किसी पर्सनालिटी के बारे में कोई बात नहीं कही। प्रशासन के बारे में लिखा, वहां की चीजों के बारे में लिखा, पर इसने किसी के व्यक्तित्व के बारे में नहीं लिखा। तो इसने समुद्रगुप्त, कांचगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से किसी के बारे में नहीं लिखा। तो फाहियान से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसने किस राजा के बारे में क्या लिखा, किस राजा के बारे में लिखा, तो इसने किसी के बारे में नहीं लिखा। नेक्स्ट है, फाहियान की यात्रा विवरण का नाम क्या था। ठीक है, फो क्यों की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था वह कौन था। तो ये फाहियान था। ठीक है, इस चीनी यात्री ने, इस फाहियान ने भारत की सिचुएशन क्या रही है उस टाइम, मध्य प्रदेश में कैसे थे, क्या चीजें रही हैं, वो सब तो इसने बताया है, पर इसने किसी पर्टिकुलर राजा के बारे में वर्णन नहीं किया है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासन कौन था। तो आप बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइमिंग में वो भारत आया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय का काल चल रहा था तब फाहियान भारत में आया था। पर ये नहीं लिख सकते कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उसने कुछ लिखा था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा का समय गुप्त वंश में शासक कौन था। तो वही सेम है, चंद्रगुप्त द्वितीय। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिव लोगों को किन नामों से प्रतिस्थापित किया है। मथुरा अभिलेख में, स्तंभ लेख में सबसे पहले तो उदिताचार्य का वर्णन है, ये तो हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमें पता है कि उदिताचार्य के बारे में इसने बताया है कि ये उदिताचार्य है और इसने सिर्फ 2 लोगों के नामों से मतलब यहाँ पे प्रतिस्थापित की है, तस्वीरें या नाम इनके, तो उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ये जो उदिताचार्य है, उदिताचार्य, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि जो उदिताचार्य है इसका जो जिक्र है मथुरा स्तंभ शिलालेख में, और ये मथुरा स्तंभ शिलालेख किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें उदिताचार्य ने 2 शिव लिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया है। ठीक है, तो ये शैव धर्म से बिलोंग करता था। तो 2 लोग कौन कौन से थे, में कपिलेश्वर और उपमितेश्वर। ठीक है, ये मथुरा स्तंभलेख है जो प्रथम अभिलेख माना जाता है, प्रथम अभिलेख माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। बस यही पॉइंट याद रखना आपको। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान की यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेखित है कि वह
गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता, बिल्कुल। गुप्त वंश का सविस्तार विवरण देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुप्त प्रशासन की आलोचना करता है, ऐसा भी नहीं है। हिंदू स्थापत्य और मूर्ति की प्रशंसा करता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं बुराई कर रहा है तो कहीं भलाई कर रहा है। तो मेनली आपसे पूछा गया है कि यात्रा विनिमय संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता। ठीक है, गुप्त वंश के शासकों के बारे में कोई उल्लेख नहीं करता। ना वो बौद्ध गुप्त वंश का सविस्तार वर्णन करता है, ना वो गुप्त प्रशासन की आलोचना करता है, और ना ही वो हिंदू स्थापत्य और मूर्ति कला की प्रशंसा करता है। नेक्स्ट है, किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है? तो गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि भूमि दान देनी तो शुरू कर दी थी। ठीक है, सुंग वंश ने भी की थी, फिर उसके बाद सातवाहन वंश में पर्टिकुलरली हम पढ़ते हैं कि भूमि दान दी गई थी बौद्धों को, ब्राह्मणों को। उसके बाद जो बात आ रही स्पीड बढ़ जाने की, बिल्कुल तीव्र हो जाने की, तो वो किसके काल में रही है? गुप्त काल में। या सबसे अधिक जो दी गई है वो गुप्त काल में ही दी गई है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस शासक के वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम का अनुदान किया? अब भाई जब सबसे अधिक की बात आ रही है, सबसे अधिक पॉइंट पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किसने दी है, तो वो आपको अच्छे से पता है कि जब इनकी स्पीड बढ़ गई थी दान देने की, तो ओबियसली ज्यादा भी यही दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा गुप्त काल। किस शासन वंश ने मंदिरों और, हाँ, तो ये कौन सा है? गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना कुमारगुप्त ने गुप्त काल में की थी। त्रिमूर्ति की जो अवधारणा, त्रिमूर्ति, ठीक है, तीन मूर्तियां जो होती है, त्रिमूर्ति तीनों के एक साथ, तो उसकी जो अवधारणा वो गुप्त काल में आती है। नेक्स्ट है, बाल विवाह, स्त्री प्रथा, ये सब जो कृतियां हैं, ये सब बीमारी है, प्रॉब्लम्स है, ये गुप्त काल में दिखाई देती है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा शुरू हो गई थी। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया था, ज्यादा ही परेशान कर दिया था? किसको किया था? गुप्त काल को। ठीक है, यहाँ पे हाँ राजवंश पूछा गया, राजवंश, तो गुप्त राजवंश। ठीक है, मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? मतलब मालवा जो काल गणना है वो किस संवत से अभिन्न थी? तो वो किससे अभिन्न थी? वो गुप्त से अभिन्न थी। ठीक है, देखो, मालवा जो काल गणना है वो अलग है, गुप्त की है जो वो कितनी है? 319 एडी में। और आपका जो विक्रम संवत है वो कब है? विक्रम संवत 57। शक है 78। इसी को ही, मालवा को ही विक्रम संवत भी कहा जाता है, मालव संवत भी कहा जाता है। तो भिन्न है, डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत अलग से जाके है, ऐसा कुछ इसमें पूछ रहा है, ये कुछ अलग सा क्वेश्चन इसका है। नेक्स्ट है, अग्रहार भूमिदान, अग्रहार भूमिदान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला पॉइंट आपसे पूछा गया, नहीं वाला। ठीक है, राजा इसे किसी को भी दे सकता था, उसकी मर्जी थी। यह कर मुक्त ग्राम के रूप में ब्राह्मणों को दी जाती थी। ठीक है, ये किसी को भी दी जा सकता था, किसी को मतलब ऐसा पर्टिकुलर कोई एक ब्राह्मण ही नहीं था या किसी एक ही व्यक्ति को नहीं दी जाती, यह ज्यादातर ब्राह्मणों को ही दी जाती थी। दान गृहता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले सकता था? बिल्कुल नहीं, इसको एक बार राजा ने दे दी, इसको वापस नहीं ले सकता था। यह ब्राह्मणों के विशेष अधिकार को दर्शाता है, राइट है। यह ब्राह्मणों के विशेष अधिकार को दर्शाता है, राइट है। पर राइट आंसर कौन सा नहीं है? सी राइट नहीं है। तो कौन सा राइट नहीं है? सी। एक बार दान गृहता के आचरण पर आपत्ति होने पर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। बाकी सब राइट है कि वो किसी को भी दे सकता था और ब्राह्मणों को भी दे सकता था। ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। तो राइट आंसर कौन सा है? सी। समझ आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कह रहा है कि ब्राह्मणों को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, ये विशेष अधिकार दिखाया गया ब्राह्मणों का कि भी हाँ इनको जमीन दान मिल रही है, पर ये वापस नहीं ले सकता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त पूर्व काल में निम्न में से कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन, देखो गुप्त पूर्व की बात चल रही है, काल में निम्न में से कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? वैसे तो हमने पढ़ा है
तमिल क्षेत्र है, ये जो भी गुजरात वाला एरिया, यहाँ पे ऊनी वस्त्र बनते थे, वस्त्रों को बनाए जाते थे। बट गुप्त पूरव की जब बात पूछी जा रही है तो आपका गांधार आएगा। ठीक है। प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी? कारीगरों की संस्था श्रेणी कहलाती थी। देखिए मैं आपको समझाती हूँ क्या था इसमें। जो इनकी अलग अलग श्रेणियां थी, एक थी पुग, पुग नाम था उसका। ठीक है, क्या नाम था? पुग। और एक थी इसकी श्रेणी, मतलब एक को बोला जाता था श्रेणी। ओके। और एक थी निगम। इनके बारे में अलग अलग डेफिनेशन है। ये पुग होते थे जो विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह होता था। विभिन्न जाति, अलग अलग जाति के व्यापारियों का समूह, मतलब एक समूह में डिफरेंट डिफरेंट जाति होती थी। पर ये सब आते थे, किसके पार्ट थे? ये सब कारीगरों के पार्ट होते थे। ठीक है, सब कारीगरों के पार्ट होते थे। नेक्स्ट जो आप करने वाले हो वो है श्रेणी। श्रेणी मतलब एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निगम। एक ही नगर के निवासियों का समूह। एक ही नगर के निवासियों का समूह। तो कभी भी आपसे इस तरह से पूछा जाए कि कौन क्या है, तो याद रखना पुग। पुग होती थी विभिन्न जाति के व्यापारियों का समूह। श्रेणी एक ही जाति के लोग इकट्ठे व्यापार कर रहे हैं। निगम होता है एक ही नगर के निवासी व्यापार कर रहे हैं। आगे फिर इस रिलेटेड ये एक तरह से विभाजन था, हस्तशिल्प है, श्रेणियां है, इनका एक संघ था, निगम था, इस तरह के ये पॉइंट्स थे। बहुत है इसके आर्थिक जीवन से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें ही बताया गया है। नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ आपको वो क्या है कि जो व्यापारियों की एक समिति हुआ करती थी, व्यापारियों की एक क्या होती थी? समिति। समिति को निगम कहा गया है। निगम। ठीक है, समिति को निगम कहा गया है। और इसके जो प्रधान है, ठीक है, इसके प्रधान को श्रेष्ठी कहा गया है। श्रेष्ठी। व्यापारियों की एक समिति को निगम कहा जाता है। व्यापारियों की जो समिति होती है उनको निगम कहा जाता है और निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता है। ठीक है। और व्यापारियों का जो समूह होता है ना, समूह, उसको सार्थ कहा जाता है। सार्थ। ठीक है, समूह नहीं कहा जाता था, व्यापारियों के समूह को सार्थ कहा जाता था। और इसका जो प्रधान होता था ना, प्रधान, उसको सार्थवा कहा जाता था। सार्थवा। कहीं कहीं कारवा भी लिखा होता है, कारवा भी, एक पूरा कारवा चल रहा है, पूरा समूह चल रहा है। ठीक है। भ्रमणशील भी इनको बोला जाता था। और जो नगर श्रेष्ठी होता था ना, नगर श्रेष्ठी या श्रेणी आ सकता है लिखा हुआ, श्रेष्ठी या श्रेणी कुछ भी लिखा है, तो ये है ना बैंकरों और साहूकार का काम भी करते थे। बैंकरों और साहूकार का कार्य भी करते थे। साहूकार का मतलब कार्य नहीं करते थे, उसके रूप में, मतलब बैंक के रूप में, साहूकार के रूप में, मतलब पैसा होता था इनके पास और व्यापारी इनके पास से पैसा वैसा उठाते थे। तो ये बैंकरों और साहूकारों के रूप में भी कार्य करते थे। समझ आ गया? व्यापारी की समिति को निगम और व्यापारी के समूह को सार्थ। सार्थ के प्रधान को सार्थवा और निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हमसे तो कारीगरों की संस्था क्या कहलाती है पूछा गया था, तो इसमें बस श्रेणी ही है वो, बाकी ये पुग वगैरह इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्तकालीन भारत में मेहतर और पटकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? तो जो मेहतर शब्द यूज होता था ना, ये किसके लिए यूज होता था? मेहतर। मेहतर शब्द यूज होता था स्पेशली ग्राम के मुखिया के लिए। ठीक है। और पट्टिकल भी इसी के लिए ही यूज होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार केंद्र को संकेतित करता है? बाजार केंद्र को संकेतित कौन करता है? निगम। ठीक है, क्योंकि व्यापारियों की समिति को निगम कहा गया है, तो कहीं ना कहीं बाजार केंद्र को ही तो क्या करेगा? प्रसाद, ग्राम, नदी, ये तो कहीं भी नहीं है। कहीं ना कहीं व्यापारी बाजार की बात से जो मैच हो रहा है वो निगम हो रहा है। कोई आपसे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पूछा गया है, बस ऐसे ही पूछ लिया व्यापारियों से रिलेटेड बाजार होता है और बाजार से रिलेटेड कोई वर्ड, जो इनसे रिलेटेड कोई वर्ड आया आप पढ़े हो तब,
प्रसाद आया है, ग्राम आया, नदी आया है, निगम आया है। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ी ना किसी चीज की पूछी आपसे। सिर्फ बाजार केंद्र को कौन सा मतलब संकेत करता है कि इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो बाजार से रिलेटेड जिसके बारे में बात कही हुई है। तो बाजार में कौन काम करेंगे? व्यापारी ही तो काम करेंगे। बाजार में व्यापारी दे रहे हैं, माल ले रहे हैं, उठा रहे हैं। तो व्यापारियों से रिलेटेड वर्ड क्या था? ये निगम था। तो इसलिए बस सीधा क्वेश्चन, सीधा नहीं टेढ़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। देखो इन क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं और आप खड़े हो जाओगे बड़े कंफ्यूज होगे बीच में ही। आप सोचोगे पता नहीं ये तो हमने बाजार के बारे में तो नहीं पढ़ा, कभी बाजार के बारे में हमने पढ़ा ही ना हो। और हमने तो व्यापारियों के बारे में निगम पढ़ा, तो व्यापारी तो हो नहीं सकते, नदी है नहीं, ग्राम ग्राम होते हैं, ये जाके ऑप्शन लगा देते हो। ठीक है, तो आप ये देखो कि आपसे ये कह रहा है कि संकेत कर रहा है आपके ऊपर कौन सा वर्ड। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों को, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक। ठीक है, कहीं लिखा है चांदी, कहीं लिखा है रजत, कि क्या कहा जाता था रजत के सिक्कों को? तो रूपक, चांदी के सिक्कों को तो रूपक। ठीक है, को पता है दिनार है, दिनार सोने, सोने वाले सिक्कों को कहा गया। कारशापण, ये आपने मौर्य काल में पढ़ा होगा, उनका अपना एक कारशापण पैसा मुद्रा रही थी। पण, पण भी एक मुद्रा रहती है। ठीक है, तो ये मौर्य काल के थे और ये आपका गुप्त काल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से एक पतन से होता था, वो कौन सा था? तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझा दिया था ये वाला पॉइंट, कि जो उत्तर भारत में व्यापार हुआ करता था वो आपके ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। ठीक है, ये आपके ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था। ये दक्षिण वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे ये यहाँ से व्यापार हुआ करता था उत्तर वाले भारत में। तो ये ताम्रलिप्ति, यहाँ पे ताम्रलिप्ति बंदरगाह थी पश्चिमी बंगाल वाले एरिया में। नेक्स्ट है, गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित किस सिक्कों पर आधारित थे? देखो ये दोनों सिक्के गुप्त ने चलाए। अब ये कह रहे हैं कि किसके आधार पर चले, किसकी रीस की, इन्होंने किसके देखे ऐसे सिक्के? तो कुषाण और शक क्षत्रप के सिक्कों पर आधारित सिक्के रहे हैं। कुषाण और शक। ठीक है, शक और कुषाण। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो रूपक। अभी हमने पढ़ा था ना, ये मैंने बताया भी था कि रजत आए चांदी आए आपको रूपक ही करना है। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो ये कथन दिए हुए हैं गुप्त काल में से कौन सा सही नहीं पूछा है? तो नहीं पे तो जब बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है बच्चा। इस काल में श्रम, विष्टि, बलात्, मतलब वो बलात् या श्रम या विष्टि, मतलब ये कोई बलात् नहीं है, ये एक तरह से कार्य है, काम है। विष्टि मतलब जो फ्री सर्विस कराई जाती है। अभी आपका, आप इस राज्य के, इस देश के निवासी, और आपका फर्ज पड़ता है कि आप इस देश के लिए आपका कुछ नैतिक कर्तव्य है। मतलब आपको महीने में, हफ्ते में 1-2 दिन फ्री काम करना होगा। अभी कुछ बन रहा है, वहां पे अपना जाके काम करना होगा, कुछ भी मतलब ऐसा कार्य करना होगा जिसको विस्ट्री कहते हैं। पहले की तुलना में अधिक हो गया था, ये राइट है। विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ का जो प्रशासन है गुप्त काल का, प्रयाग से गंगा तक लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। बिल्कुल था। ठीक है, उसके बाद मेहरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये जो मेहरौली स्तंभलेख मिला है ना, जिसको मेहरौली लोह स्तंभलेख जिसको बोलते हैं, जो अभी दिल्ली में है, ठीक है, जिसको आनंदपाल तोमर लेके आया था, वो वाला मेहरौली जो कुतुब मीनार के पास है, वो वाला स्तंभ लेख, उसमें ये बताया गया है कि जो एक शासक था, चंद्र, चंद्र नाम आया ना उसमें, चंद्र को पूरा नहीं लिख रहा, वो एक चंद्र है जो बंगाल के शत्रु के साथ के राज संघ के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, बंगाल में शत्रुओं ने राज संघ बना लिया था और उसके विरुद्ध ही अकेला लड़ा था। उसने पंजाब पर भी अभियान का नेतृत्व किया था। ये राइट आंसर है। ठीक है, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, नहीं बोल रहे हैं, पर सौराष्ट्र तो गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने इसमें अपने क्या बोलते हैं, झील का पुनरुद्धार करवाया था। यहाँ का जो शासक था सकन गुप्त के काल में पंडित या चक्रपालित था। तो सौराष्ट्र के बारे में तुम बहुत पढ़ते हैं गुप्त काल में। तो इसका जो राइट आंसर नहीं पूछा गया है तो ये वाला है, नहीं। ठीक है, क्योंकि वो तो हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।
गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान, गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस समय स्त्री प्रथा किसी स्त्री का उसके पति की चिता के साथ दाह अविदित था। ये क्या मतलब हुआ? स्त्री प्रथा का मतलब तो यही हुआ ना कि स्त्री उसके पति के साथ उसको चिता में दाह हो जाना था, अविदित नहीं था, दाह हो जाना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, उस समय पान चबाना लोक प्रचलित। इन कथनों में से कौन सा सही, ये बताना है। तो स्त्री प्रथा भी थी उस काल में और पान चबाना भी लोक प्रचलित था। तो राइट आंसर बी है, क्योंकि इसमें स्त्री प्रथा तो अविदित कही हुई है, तो जो राइट आंसर है वो बी है। समझ गए ना? स्त्री प्रथा को बाद में अविदित कहा गया, अविदित मतलब नहीं थी ऐसा कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से साहित्य में से शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? अमरकोश, आपको पता है अमरकोश तो इसी के काल में लिखी गई थी, कामसूत्र भी इसी के काल में लिखी गई थी, और आपका मेघदूत भी इसी के काल में, क्योंकि कालिदास की बुक है ये मेघदूत और कालिदास इसका नवरत्न था। मुद्रा राक्षस, अब मुद्रा राक्षस आपने मौर्य काल में भी पढ़ी है, बट वो लिखी गुप्त काल में गई थी। ठीक है, वो उसकी काल में लिखी हुई पुस्तक नहीं थी, उसके काल का सोर्सेज था, मतलब उसके काल की बात पता चलती थी उसमें। तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस गुप्त काल में लिखी गई बुक है। तो ये सारी की सारी बुक इसके काल की लिखी हुई है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट अमर सिंह की जो सॉरी अमरकोश है जो ये किसकी है? अमर सिंह की है। ठीक है, अमरकोश किसकी है? अमर सिंह की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह क्या था? अमर सिंह जो है अमरकोश मतलब बुक को इसने लिखा था। इस संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान बताया जाता है और काफी लोकप्रिय बुक है ये संस्कृत की। तो इसके बारे में कहा गया ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में था, नवरत्नों में से ही ये एक था। बस ये इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात है। कहीं ना कहीं ये संस्कृत की लोकप्रियता इस बुक में है, और ये अमर सिंह भी कहीं ना कहीं संस्कृति के बारे में, संस्कृत के बारे में काफी जानता था। उसके बाद कामसूत्र, कामसूत्र का जो लेखाकार है, जिस बुक ने लिखा, जिसने ये बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? वात्स्यायन, वात्स्यायन। ठीक है, तो आपको भी पता है कि ये बुक जो है ये कामसूत्र किस चीज पर आधारित है? ये जो है सेक्सोलॉजी ग्रंथ है। ठीक है, जो ये वाला कामसूत्र है ये सेक्सोलॉजी ग्रंथ है, और जिसका वात्स्यायन ने, इसके जो लेखक है या राइटर है वात्स्यायन है। जो मेघदूत है, मेघदूत जो लिखी है वो किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। ये भी मेघ बादल आ गए हैं, जो प्रेमी प्रेमिका की जो ये है उनकी कहानी आपस में, कि बारिश आ गई है, पानी आ गया और वो अपने उसको याद कर रही है, ये समथिंग इस तरह से रिलेटेड है। मुद्रा राक्षस है, इसमें विशाखा दत्त ने लिखी है, और इसमें जो है कौटिल्य के बारे में भी लिखा गया है, मौर्य के प्रशासन के बारे में भी लिखा गया है। तो ये सारी की सारी जो बुक लिखी थी ये गुप्त काल में लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे। भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो देखते हैं अभी कौन सा सही नहीं है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात साहित्य संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया। देखिए, अब ये कह रहा है कि इस काल में बहुत सारी बुक लिखी गई है ना, तो संस्कृत भाषा और साहित्य सदियों के विकास के पश्चात, मतलब बहुत लंबे टाइम से जो चल रहा था, इसका विकास अब हुआ और वो साहित्य संरक्षण में पहुंच गया। शाही मतलब राजा महाराजाओं के दरबारों में पहुंच गया, क्योंकि दरबारों में इसलिए पहुंचा, एक मिनट, संस्कृत भाषा बहुत पहले से चल रही है, वेद पुराण इसमें लिखे जा रहे हैं। ठीक है, बट वो किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर रहे थे, वो ओपनली कर रहे थे। ठीक है, उस भाषा को, उस साहित्य को अपने तरीके से कर रहे थे। सदियों से विकास हो रहा है इस भाषा का, बिल्कुल। उसके पश्चात साहित्य संरक्षण, अब दरबारों में पहुंच गई ये चीजें, उन राजाओं के अंडर में चली गई, उनके बारे में लिखा गया
तो जिसे शास्त्रीय प्रकाश के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया। तो ये राइट है, ये गुप्त काल में हुआ है, क्योंकि सब आपको पता है समुद्रगुप्त के बारे में भी उसके प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। और उसके बाद बहुत सारी जो बुक है, कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में था जिसने इतनी सारी बुकें लिखी हैं। तो इतनी सारी मैंने आपको बताया है, संस्कृत का विद्वान विद्वान है अमर सिंह अमरकोश, ये सारी बुक उसके काल में लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं क्या था कि ये एक सही संरक्षण मिल गया इनको। महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया, वे औपचारिक रूप से शिक्षा के हकदार थी। इसी कारण में उस काल की महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक और डॉक्टर थी। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस काल में तो बाल विवाह, स्त्री प्रथा, अनेक बुराइयां आनी शुरू हुई थी। तो हमसे क्वेश्चन नहीं में पूछा है ना। पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाओं के साथ साथ भूमि तथा गांव, देखो ये कह रहे पुजारी एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाओं के साथ साथ भूमि तथा गांव के बढ़े हुए। अब क्या हुआ, इनको बड़े बड़े भूमि बड़े बड़े पूरे के पूरे गांव दान दे दिए जाते थे। ठीक है, पूरे के पूरा एरिया दान दे दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं इनकी जो भूमि है, इनके गांव बढ़ने शुरू हो गए थे। मतलब अधिक अनुदान दिए जाते थे और प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित हो रहा था। एक तो केंद्रीयकरण हो रहा है और एक विकेंद्रीयकरण होना। विकेंद्रीयकरण था यहाँ पे, क्योंकि केंद्रीयकरण तो रहा ही नहीं है। केंद्रीयकरण का मतलब होता है एक सेंटर में सारे काम होना, बट यहाँ पे तो सब इनको जो जमीन ज्यादा दे दी गई, ये अपने हिसाब से चला रहे हैं। सामंत थे वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, ऐसे वो चल रहा था। भूमि अनुदानों ने भारत में कृषि दासता के उद्भव का तथा सामंती विकासों का रास्ता खोला था, राइट है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग को निराशा हुई थी। भूमि इतने ज्यादा अनुदान होने लगे थे, अब उस पे जो कृषक थे वो एक दास की तरह बनकर रह गए थे, क्योंकि जो बड़े बड़े गांव आप दान दोगे तो वो किसानों की जमीन तो छीन जाएगी और किसान उस पे एक दास की तरह ही काम कर पाएंगे। और सामंत थे जो बड़े, जो उसके मालिक रहेंगे, तो वो एक तरह से सामंत बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं निराशा हुई थी। तो ये राइट है। जो राइट नहीं है वो कौन सा है, नहीं आपसे पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो बस बी ही आपका सही नहीं है, क्योंकि महिलाओं को क्या कर दिया गया था, कोई भी डॉक्टर डॉक्टर नहीं बनाया गया था। सबके साथ थोड़ा सा भेदभाव, पार्शलिटी थी, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब चीजें चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो आपका जो अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का, क्योंकि यह अभिलेख में इनकी बारे में बात लिखा गया है। ठीक है, स्कंदगुप्त ने भी इस झील का निर्माण करवाया था, इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय, लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए थे ना षट दर्शन, और उसमें एक था पहले नंबर पे ही, कौन था? सांख्य संप्रदाय। ठीक है, कौन सा रहा है? सांख्य। इसके बारे में क्या है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। सेकंड है, सांख्य की मान्यता है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि बाह्य प्रभाव और कारक। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर इसका सेकंड रहेगा, क्योंकि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन को सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद सही पूछा नाम से, सही है। ठीक है, सही है कौन सा? बट सांख्य है पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। ठीक है, आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, इन सब चीजों को स्वीकार करता है। और सांख्य की मान्यता है कि आत्म ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव। तो राइट आंसर ये है। ठीक है, राइट तो उसके बारे में दोनों ही है, दोनों स्टेटमेंट सांख्य के बारे में ही है, पर इन्होंने ये लिख दिया कि नहीं कह रहा वो, नहीं। तो नहीं वाला नहीं है, ये दोनों ही मानता है। वो पुनर्जन्म और आत्मा के सिद्धांत को भी मानता है, और वो आत्मज्ञान को भी मानता है भी। आपको आत्मज्ञान होगा तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो राइट आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा बी। निम्न में से किसने अपने बराबर की पहाड़ी या बारबरा गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है? ठीक है, अनंत वर्मन। अनंत वर्मन के जो फादर था एक सामंत था जिसका नाम था चूड़ामणि। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? अनिवार्य तत्व कौन सा है अभी? देखिए,
अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक संस्था सत्ता। एक मिनट, भारतीय इतिहास की बात हमसे पूछ रहा है और कह रहा है कि कौन सा सामंत व्यवस्था अनिवार्य तंत्र है। जब इसमें सामंत व्यवस्था आ गई, सामंत आपको पता है ना, बड़े बड़े एक तरह से जमींदार बन जाते हैं वो, सामंत व्यवस्था यहाँ पे आ चुकी थी। अब ये कह रहा है कि सामंत व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सी बातें सही है। ठीक है, तो राइट हमें चुनना है पहला, सशक्त केंद्रीय सामंत में केंद्रीकरण कहाँ से आ गया, सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ठीक है, ये तो नहीं है कि इसमें आपका जो केंद्रीयकरण सत्ता जहां आती है वो तो पहले से ही रोंग हो जाता है। दूसरा, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये राइट है। इनका जो भूमि पर कंट्रोल हो गया था, भूमि पर नियंत्रण हो गया था इनका, जो बड़े बड़े इनको कहीं कि गांव इकट्ठे मिल जाते थे। नेक्स्ट है सामंत, मतलब जो पुजारी और ब्राह्मणों को मिलते थे और वो ब्राह्मण थोड़ी ना उस पे खुद खेती करते थे, वो आगे दे देते थे उसको, किसानों को नौक कार्य कराते थे, फिर उनको दूसरे गांव मिलते थे, तो कहीं के गांव मिल जाते थे, बड़ा ही सामंत व्यवस्था आ गई थी। तो मतलब एक ब्राह्मण को बहुत बहुत गांव मिल जाते थे, कुल मिला के कहने की बात ये है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी और दास का संबंध बनना, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए कुछ लाइनों को थोड़ा सा अटपटे तरीके से दिया हुआ है, सीधा डायरेक्ट हमसे पूछा नहीं गया, मतलब सीधा सीधा, पर हम एक बार पढ़ते हैं तो समझ आ जाता है। ये कह रहे हैं कि क्या हमें जो केंद्रीयकरण राजनीतिक सत्ता थी सामंत व्यवस्था में, बिल्कुल नहीं थी। दूसरा, भूमि पर इनका नियंत्रण इन्हीं का था और यही स्वामी थे भूमि के, बिल्कुल थे। ठीक है, ये रोंग है, ये राइट है। उसके बाद सामंत थे जो, तथा उसका जो अधिपति है मतलब राजा, ठीक है, सामंत और उसका अधिपति के बीच स्वामी और दास का संबंध ऐसा माना जाता था, बिल्कुल माना जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर है 2 और 3, मतलब दूसरा और तीसरा ये राइट है। ये राजनीतिक सत्ता वाला गलत है, ये सामंत व्यवस्था में नहीं आता। इसमें से किस गुप्त शासक ने हुण को पराजित किया था, किस गुप्त शासक ने हुण को पराजित किया था। तो स्कंद गुप्त का ही बार बार हम पढ़ते हैं कि जो स्कंद गुप्त है उसने हुणों को पराजित किया था। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख में मिलती है कि उसने जो है उसको पराजित किया था, किसको पराजित किया था, हुणों को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही आ गया कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि सगद गुप्त ने हुणों को पराजित किया था। तो हुणों को पराजित किसने किया था, तो वो आपके किस अभिलेख में मिलता है, वो आपके भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि स्कंद और हुणों के बीच क्या रहा था, युद्ध हुआ था, आपस में झगड़ा हुआ था। कौन से अभिलेख से पता चलता है, भीतरी स्तंभ लेख से। कौन हुण था भाई, नाम हुण का भी पूछ लेते हैं हमें, कौन था, खुसनवाज, खुसनवाज, और दूसरा कौन था, तोड़मल। ठीक है, या तोड़माल भी या लिख सकता है तोड़माल या तोड़मल, ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये इलाहाबाद वाला जो स्तंभ लेख है ये किसका है, इलाहाबाद प्रयाग पढ़ सकती है, समुद्रगुप्त का है। नेक्स्ट है मंदसौर, मंदसौर को तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, यह कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है। उदयगिरी अभिलेख के बारे में मेनली आपको मैं बताना चाहती हूँ। उदयगिरी अभिलेख किस किस का है, एक कुमारगुप्त प्रथम का भी है। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, कुमारगुप्त प्रथम का भी उदयगिरी अभिलेख है, जिसमें बताया गया है कि इसने एक जैन था, मतलब यहाँ पे जो एक शंकर था जिसने पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, पार्श्वनाथ की मूर्ति जो स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी, वो आपके उदयगिरी में की गई थी, और किसके काल में, कुमारगुप्त प्रथम के काल में की गई थी। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड भी अभिलेख है उदयगिरी का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि देखो सेम ये भी उदयगिरी एक और अभिलेख है, वो किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी अभिलेख, जिसमें वीरसेन कौन था, एक सचिव था या संधि विग्रह जिसको बोल सकते हैं या मंत्री बोल सकते हैं, तो वो यहाँ का क्या था, सचिव था, सेनापति था या मंत्री था। ठीक है, और यहाँ सनकानिक यहाँ एक सामंत, मेन सामंत था, काफी बड़ा सामंत माना जाता है। बस यही इसके रिलेटेड पॉइंट है कि यहाँ का जो सचिव था, संधि गृह या मंत्री था, वो उसका जिक्र जो मिलता है उदयगिरी अभिलेख में मिलता है। देखिए
उदयगिरी अभिलेख एक तो मैंने आपको कुमारगुप्त का बता दिया जहाँ पे पार्श्वनाथ की मूर्ति लिखी गई थी, रखी गई थी। दूसरा जो उदयगिरी अभिलेख है ना, उदयगिरी अभिलेख, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये दो है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय का रिलेटेड है और एक कुमारगुप्त प्रथम का है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ज्यादा फेमस माना जाता है, पर कहीं कहीं कंफ्यूज के लिए आ जाएगी किन दोनों का है, तो उसका भी नाम आएगा। यहाँ पर जो जिक्र किया गया है ना इस अभिलेख में, वीरसेन का किया गया है। इस अभिलेख में जो नाम लिखा गया है या नाम आया है वो वीरसेन का आया। और वीरसेन कौन था, इसको संधि विग्रह बोला जाता है। संधि विग्रह कौन होते हैं भाई, एक तरह से सचिव या मंत्रियों को संधि विग्रह बोला जाता है भाई, संधि वगैरह कराते हैं, इनको क्या बोला जाता है, संधि विग्रह को। या तो ये सचिव, और आपसे सीधा पूछा जाए संधि विग्रह का मतलब क्या है, सचिव या मंत्री भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये थे, और इनका जिक्र आ रखा है, तो बस इसी से रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही थी। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो भीतरी स्तंभलेख होगा। किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक माना गया है, ठीक है। तो सकंद गुप्त के काल में जो अशुद्ध, सबसे अशुद्ध सिक्के आने शुरू हो गए थे, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि इसके काल में है, जो गुप्त काल में है, सिक्कों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, और सकंद गुप्त के काल में तो बहुत ज्यादा अशुद्ध सिक्के आने लगे थे। उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में से कौन हर्ष का समकालीन था। गुप्त काल चलता रहता है काफी लंबा, फिर उसके बाद उत्तर गुप्त काल भी चलता है, जो बाद में छोटे छोटे से शासक आते हैं। तो हर्ष के समकालीन इनमें से कौन था, तो माधव गुप्त हर्ष का समकालीन रहा है। नेक्स्ट है, पर्णदत्त को किसके सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया गया था। तो पर्णदत्त को मैंने ये कितनी बार करा लिया है, मतलब कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और कभी जब हम मौर्य काल को पढ़ने शुरू करा था, तब से ही क्वेश्चन रिपीट रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। पर्णदत्त या चक्रपालित, पर्णदत्त या चक्रपालित कहाँ का राज्यपाल था, तो वो कहाँ का था या कहाँ का प्रांतपति था, वो सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात। जिसमें क्या था, वहां पर इसने क्या कराया था, झील का पुनर्निर्माण करवाया था। किसका समय था, स्कंदगुप्त का था, ठीक है। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था, कांची का राजा था विष्णुगुप्त। मतलब कौन सा शासक है ये, पल्लव शासक। पल्लव शासक की कैपिटल क्या थी, कांची, और कांची का शासक मतलब पल्लव शासक कौन था उस टाइम, विष्णुगुप्त। कब, जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण में अटैक किया था, तो पल्लव शासकों पर भी इसने अटैक किया था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो समुद्रगुप्त है, आपको पता है इसका कौन सा अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। उस जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में 33 पंक्ति लिखी हुई है, 33 पंक्तियां लिखी हुई है, ठीक है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया, और ये एक मतलब स्तंभ लेख है, जिस पर आप इस ऊपर वाली जगह है, मतलब इसकी 33 पंक्तियां हैं, 33। बाकी नीचे और राजाओं के आपको भी पता है, इसमें बहुत सारे राजाओं के नाम है, बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में। अशोक मेनली तो ये अशोक का है ना, बाद में इन्होंने अपनी अपनी चीजें नोट डाउन करते गए इसमें, अकबर का नाम, जहांगीर का नाम, ठीक है, रानी कारूवकी का जो वर्णन इसमें किया गया है, तो ये सारी चीजें हैं। बट यहाँ की जो ऊपर की है ना, यहाँ इसमें 33 पंक्तियां है, इसमें समुद्रगुप्त ने यहाँ पे अपना चीजें बातें लिखवाई गई हैं। तो उसमें इसमें इसमें बताया गया है, सारी चीजें बताई है हरिशेन ने, कि यहाँ पे क्या था। मेनली तो इसका जो इनका जो लिखने वाला बताया जाता है वो तिलक भट्ट है। हरिशेन तो मतलब बता रहा था कि ऐसे लिखना, ये लिखना, ये लिखना। मेनली जो लिखने वाला जिसकी राइटिंग है वो किसको बताया गया है, वो तिलक भट्ट है, ठीक है। क्या बताया गया है इसके अंदर, कि भाई समुद्रगुप्त ने है ना आर्यवर्त विजय की थी, आर्यवर्त 9 शासकों की विजय की है, ठीक है। उसके बाद इसने दक्षिणापथ विजय की है, दक्षिणापथ। उसके बाद आर्टविक विजय की है, पड़ोसी राज्यों के साथ नीति अपनाई है, विदेशी राज्यों के साथ अपनी नीति अपनाई है। इसके पूरी डिटेल इसके बारे में हमें पढ़नी होती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो कुल मिला के हमें क्वेश्चन क्या पढ़ना था, विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी। तो कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख से ये पता चलता है कि जो प्राचीन श्रेणियां थी ना, वो बैंक और साहूकार का कार्य भी करती थी। ये मैंने आपको बताया था ना कि वो जो श्रेणियां होती हैं, वो या श्रेष्ठ होते हैं, वो बैंक और साहूकारों का काम भी करते हैं। ऐसा जिक्र कहाँ पे आता है, वो कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में आता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणियों के नाम था। क्या कह रहा है कि जो
कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम क्या था? तो तंतुआय। ठीक है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी आते हैं थोड़े से अलग, कि जो मंदसौर अभिलेख है उसमें एक संगठन का नाम आता है, वर्णित संगठन है जो, उसको तंतुआय कहते हैं। जो एक देखो, एक वस्त्र बना रहे हैं या फिर बैंक साहूकारों का काम कर रहे हैं, कुछ भी है, और एक श्रेणी संगठन आता है वहां पे जिसका नाम तंतुआय है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किन अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो ये तो कोई पूछने की बात नहीं है, प्रयाग प्रशस्ति में उसकी जितनी भी सैनिक उपलब्धि है उनका वर्णन दिया गया है। किस सम्राट को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? लिच्छवी का मतलब, लिच्छवी दोहित्र मतलब उसकी माँ या उसके ननिहाल लिच्छवी के थे। तो लिच्छवी में जो रानी थी या राजकुमारी थी, उसकी जो कौन थी भाई, वो कुमार देवी। और कुमार देवी का विवाह किससे हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम से। और चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? लिच्छवी दोहितर। तो राइट आंसर है लिच्छवी दोहितर। नेक्स्ट चलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जारी जानकारी देती है? प्रयाग प्रशस्ति, तो ये तो बहुत इजी है, और प्रयाग प्रशस्ति तो सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में खूब सारी जानकारी हमें देती है। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? तो वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? तो वो स्कंदगुप्त था। अभी लास्ट टाइम हम पढ़ के आए थे, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। ठीक है, तो आज हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। जितने क्वेश्चन बचते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। मैंने टॉपिक नंबर 1 से शुरू किया था, और हमारी करीबन 25-26 वीडियो हो चुकी हैं। और हमारा एंशियंट वाला जो पार्ट है वो बहुत थोड़ा रहता है, और जल्दी हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर हम अच्छे से, तो दोनों पार्ट चलते रहेंगे, एंशियंट भी और मॉडर्न भी, और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ओके, बाय बाय।